ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने सर्वनाम चैप्टर ख़त्म कर दिया था। एनीवे, कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब आप मॉर्निंग में जगते हैं तो कौन से कार्य करते हैं? बताइए। उठते के साथ मोबाइल यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। सिर्फ आप ही नहीं, सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपसे इंक्वायरी नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सारी दुनिया मोबाइल यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बहुत सारे काम होते हैं। नहाना, खाना, स्कूल जाना, पढ़ना, लिखना, सोना इत्यादि। जितने भी काम करते हैं, यह क्या हो गया? क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आज हम लोग वर्ब के यानी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया पढ़ने से थोड़ा पहले डिटेल में जाना चाहूँगी। एक उदाहरण ले रही हूँ। राधा नाच रही है। राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इसमें वर्ब क्या हो गया? नाच रही है। अब यहाँ सब्जेक्ट का मीनिंग विषय नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तब वर्ब, यानी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अगर साधारण भाषा की बात करें तो क्या लिखेंगे? जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या हो गया? राधा। नाच क्या हो गया? उसका काम हो गया। तो काम क्या हो गया? क्रिया। इसे वर्ब कहते हैं। कार्य की दो विधियां होती है। पूछिए क्या? कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप स्वतः हो जाता है, और कुछ कार्य जो होता है जिसे हम काम करते हैं वह हो जाती है। जैसे आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जब बारिश आने की टाइम होती है तो आकाश में आपने देखा होगा बादल छा जाते हैं। तो आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो वो ना तो मैं करती हूँ ना आप करते हैं, उसे प्रकृति द्वारा अपने आप हो जाती है। देखिए, एक स्टूडेंट बोल उठा, अपने आप हो जाती है। बादल छाना होने की क्रिया है। वहीं अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आकाश में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो आपने क्या देखा? इसमें बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अपने आप तो नहीं उड़ रहा है। तो बच्चे जब पतंग उड़ा रहे हैं तो कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना। तो इसमें आप कर्ता के द्वारा क्रिया को किया जा रहा है। तो कर्ता कौन हो गया? बच्चे। काम क्या हो गया? उसको उड़ाना। और उड़ा क्या रहा है? पतंग। पतंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो काम जो होता है, उड़ाना, सोना, हंसना, रोना, जितने भी काम है वह हो जाती है क्रिया। समझ में आ रही है ना? चलिए और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा जान लेंगे तो आपको समझ में शायद आ जाएगी। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आपके ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए। जिस शब्द के द्वारा, आपने देखा शब्द, जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य का यानी कोई भी काम के होने या करने का बोध होता है। यानी आप इस वाक्य में दो है शब्द, होना और करना। ऐसा अगर सिर्फ करना ही होता तब तो क्रिया हो जाती, लेकिन होना और करना, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको समझाया था कि अपने आप बादल छा जाती थी, ये होने की क्रिया हो गई। और जो काम हम करते हैं, जैसे मार्केट से हम सब्जी खरीद के लाते हैं तो वो हम जाके लाते हैं, तो हमारा ये काम करने का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अनकम्प्लीट होता है। आपको लगता है कि जब आप उठते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सोते हैं,
रोते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ये क्रिया है। कोई भी वाक्य, अगर पूरा सेंटेंस की बात करें तो कोई भी वाक्य जो है बिना काम का, बिना क्रिया का, वह अधूरा हो जाता है, अपूर्ण हो जाती है, अनकम्प्लीट हो जाती है। जैसे आपको एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे मोहित बाजार, कुछ नहीं, बस सिर्फ मोहित बाजार, क्या आपको लग रहा है कंप्लीट है? नहीं, यह वाक्य पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। अगर हम यहाँ यह लिखते हैं कि मोहित बाजार गया, हो गया ना कंप्लीट। तो अब लग रहा है कि वह वाक्य जो है कंप्लीट हो गया। तो यही तो कह रही हूँ ना मैं, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अनकम्प्लीट हो जाती है। जैसे मोहित बाजार गया, गया तो उसका वर्क हो गया, वह काम किया, गया, तो यह क्रिया कहलाती। दूसरा क्या देखा आपने, कुछ क्रिया स्वयं घटित होता है तो वहीं कुछ क्रिया की जाती है, कुछ अपने आप हो जाती है तो कुछ हम अपने द्वारा किया जाता है। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, मेघ बादल छा गया, अचानक वर्षा होने लगी, हमने तो नहीं कराया ना, यह प्रकृति के द्वारा हुआ। वर्षा होने लगी तो यह अपने आप ही होती है। वहीं दूसरे वाक्य को हम क्या देखते हैं, सीमा ने छाता खरीदा, तो इसमें सीमा के द्वारा छाता को खरीदा गया, यानी सीमा मार्केट गई और बाजार से छाता लाया, तो सीमा ने जो खरीदा वो सीमा के द्वारा यह कार्य किया गया। तो यही, इसे डेफिनेशन से यही निकलता है कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। थर्ड है, हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। ये सब कहीं मेंशन नहीं है, मैं इसलिए बताती हूँ आपको समझ में आ जाए। हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है और कई बार एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे माँ के लिए चाय बना दो, तो यहाँ क्या किया, माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता, के लिए चाय बना दो, चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बना दो, बनाना क्या हो गया, आप बना रहे हैं ना, मैं बना रही हूँ, चाय बनाना एक वर्ब हो गया, तो बना दिया। तो यहाँ आपने सिर्फ एक, मैंने क्या बोला, हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। तो आपने देखा अंत में क्या लगा, बना दो, तो बनाना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। बट यहाँ एक क्रिया, वहीं दूसरा वाक्य को अगर हम लिखते हैं तो माँ चाय पीकर सो गई। आपने देखा दो क्रिया आ गया इसमें, क्या, चाय पिया और सो गई, दो हो गए। एक तो चाय पिया उन्होंने, दूसरा सो गई, तो क्रिया कितने हो गए इसमें, दो। तो कई बार ऐसा वाक्य में दो क्रिया होती है। चलिए, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। उदाहरण जैसे सुन, पढ़, बढ़, चढ़, हंस, सीख, गिन, कर, गा, पढ़, लिख, इस तरह के वाक्य में जो है ये मूल रूप से धातु रूप है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा धातु, क्या धातु होता है, पठ, हंस, लिख, गिन, सीख, खा, क्री, ये सब क्या होता है, संस्कृत में एक धातु रूप होता है। अगर इसमें हम ना जोड़ दें तो यह क्या हो गया, ना क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय आगे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगी, फिलहाल तो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ना जो है उसमें प्रत्यय लग गया। अगर पढ़ प्लस ना, अगर हम पढ़ सिर्फ पढ़ है तो यह हमारा क्या हो गया, मूल रूप से धातु। अगर हम इसमें ना जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस ना, तो पढ़ना, एक वर्ब का काम किया इसने। पढ़ना क्या हो गया, एक क्रिया है। जैसे रानी पुस्तक पढ़ रही है, इसमें अगर रानी के जगह अगर कोई लड़का होता है तो जैसे राजीव पुस्तक पढ़ रहा है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का हो गया संबोधन। रानी पुस्तक पढ़ रही है और राजीव पुस्तक पढ़ रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान देना है। तो लिख क्या हो गया, संस्कृत में धातु हो गया मूल रूप से। अगर हम उसमें ना जोड़ते हैं तो एक वर्ब का रूप ले लेता है। तो यही है
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर, अब आइए भेद के जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या हो गया? अलग से लगा है। कर्मक मतलब काम होता है, कर्म मतलब क्या होता है? काम। क्या हो गया? कर्म के बिना, यानी कोई काम के बिना। लग गया तो कर्म, कोई काम के बिना। इसकी परिभाषा को पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपको यदि देखा जाए तो क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले तो समझिए कि वहाँ अकर्मक क्रिया होती हो। समझ में आया? आइए, अकर्मक क्रिया ध्यान देना है आपको कि अकर्मक क्रिया में क्या होगा। आपको क्या, किसे, किसको आदि अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले तो सोचिए कि अकर्मक क्रिया है। कुछ क्रिया ऐसे होते हैं जैसे रोना, सोना, उड़ना, नाचना, उछलना, मरना आदि अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या हो गया? उसका उत्तर नहीं मिल रहा है हमको। वहीं सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो अकर्मक क्रिया का परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। क्या कह रहा है? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर, कर्म पे नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ता है। कर्ता जैसे बच्चे, राधा, राजीव, सानिया, जो भी है उसका वो कर्ता है। तो कर्म का पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, तो वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म ही नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे पे नहीं पड़ रहा है, हंस रहे हैं। हंसना क्या हो गया? वर्ब हो गया। बच्चे पे तो नहीं पड़ रहा है ना, बच्चे क्या हो गया? यहाँ कर्ता हो गया। तानिया सो रही है, तो तानिया क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये कर्ता हो गया। सो रही है, सो रही है तो इट्स ओके, सो रही है, लेकिन उसका फल जो है उस पर नहीं पड़ रहा है, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। इसे तो कौन सो रहा है? तानिया सो रही है। तो इस वाक्य में क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है। ऐसे ही वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक में आपने क्या देखा कि आपको उत्तर ना मिले कोई भी प्रश्न का, तो अकर्मक हो गया। ठीक उसी प्रकार जब इसका अपोजिट है सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म सहित। सकर्मक हो गया मतलब काम सहित। जहाँ क्रिया में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। वहाँ कर्म नहीं होता है, कर्म का फल पड़ता है कर्ता पर, लेकिन जहाँ क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपको ये देखना है कि क्या, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिलना चाहिए। अकर्मक में आपको नहीं मिलना चाहिए, वहीं सकर्मक में आपको मिलना चाहिए। किसका? क्या और किसको आदि प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना चाहिए। दोनों में डिफरेंट है सिर्फ ना और हाँ का। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो दिखाई ना दे। जैसे श्रेष्ठ खाता है, इस वाक्य में क्या खाता है? क्या मिला आपको? इसका उत्तर नहीं मिल रहा है ना। अगर यहाँ लिखता वाक्य में कि श्रेष्ठ फल खाता है तो आपको उत्तर मिलता ना, तब तो श्रेष्ठ फल खाता है, तब इस वाक्य में अगर आ जाता तो क्या खाता है? फल। यहाँ कुछ भी नहीं खा रहा है, कह रहा है श्रेष्ठ खाता है, सिर्फ खाता है। तो इस वाक्य में क्या खाता है का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो परंतु यह निश्चित है कि श्रेष्ठ कुछ न कुछ अवश्य खाता होगा। सिर्फ खाता है, यहाँ तो ये दिया ही नहीं कि दाल चावल खा रहा है, कि रोटी सब्जी खा रहा है, कि फल खा रहा है, कि मिठाई खा रहा है। इसलिए यह सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। आई बात समझ में? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो
चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के बचे हुए हैं कंप्लीट करेंगे। पढ़कर आइएगा, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं होती। अदरवाइज कोई डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To make you mad, 'cause ever since the first time